स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हमने ये भी पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो शेल विभव है वो शून्य होता है। तो आज हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, साथ में ही डेनियल शेल का भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। अच्छा, कल हमारी चर्चा हुई थी कि किसी भी अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव मुश्किल से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इसके साथ में दूसरा जो इलेक्ट्रोड विभव लगाते हैं वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के प्रयोग से करते हैं। तो देखो, आज हम एक तो ज्ञात करेंगे डेनियल शेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। अच्छा, डेनियल शेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड होता है जिंक इलेक्ट्रोड और एक होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, इन दोनों का इलेक्ट्रोड विभव है वह हम करेंगे हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से पहले ज्ञात करेंगे और फिर डेनियल शेल के विभव में रखेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिंक धातु से बने इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना। तो हम किसका विभव ज्ञात करें? फिलहाल जिंक धातु का, जिंक इलेक्ट्रोड का। किसका कर रहे हैं? जिंक इलेक्ट्रोड का। किसके सापेक्ष? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष। तो देखो, चित्र देखें डेनियल शेल की तरह से। यहाँ हम ये ले लेंगे हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कल की क्लास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, साथ में H2 गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवेश की जाती है और इसमें HCl विलयन बना रहता है। अच्छा, और इधर लेते हैं हम जिंक इलेक्ट्रोड। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। जिंक इलेक्ट्रोड में इसी का विलयन Zn सल्फेट का विलयन भरते हैं। इन दोनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ये लवण सेतु। अब देखो क्या अभिक्रिया होती है। जिंक का प्रयोग कैथोड के रूप में तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग एनोड के रूप में। ये जिंक है, इसका तो प्रयोग हो गया कैथोड के रूप में, और ये एनोड है। प्लेटिनम का प्रयोग हो गया एनोड के रूप में किया जाता है। अच्छा, एक इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ पहले हमने लिख दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए प्लेटिनम S H2 गैस 1 बार और ये H+1m, और ये लवण सेतु के लिए प्रतीक आ जाएगा Zn+2 ऊर्ध्वाधर लाइन ZnS। तो ये आप पढ़ चुके हो। किसी भी डेनियल शेल के लिए उसका प्रदर्शन करना। यहाँ हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, या हम यूँ कहें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए है। अच्छा, जिंक धातु से बने इलेक्ट्रोड का विभव ये है -0.76 वोल्ट। अब ई शेल का विद्युत्वाहक बल का सूत्र है E राइट -E लेफ्ट या E कैथोड -E एनोड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ E राइट जिंक का है -0.76 और हाइड्रोजन का कितना होता है आप बताओ? हाइड्रोजन का 0 होता है, तो ये क्या आ गया? 0। तो ये आ गया -0.76 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा E किसका? जिंक का, E जिंक का। अब इसी तरह से ज्ञात कर लो कॉपर का। बिल्कुल यही तरीका है, यही मेथड है। इस बार जिंक के स्थान पर किसका इलेक्ट्रोड ले दिया? कॉपर का। कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो इसमें क्या लेंगे? CuSO4 कॉपर सल्फेट।
बिल्कुल ठीक है। इधर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसमें किसका विलयन लेते हैं? HCl का। किसका लेते हैं? HCl का। ये लवण सेतु से जोड़ दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ इसके लिए समीकरण क्या होगा? इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो हो जाएगा ये प्लेटिनम SH2G1 बार H+1m। इनकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, और कॉपर के लिए आ जाएगा Cu प्लस एक्वा CuH। अच्छा, अब Cu का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो होता है 0.34 वोल्ट। अब इस सेल के लिए भी वही विद्युतवाहक बल का सूत्र लगा दो। ई सेल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अच्छा, ई राइट ये हो गया CuSO4 का, और इसका है 0.34, और ये हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है? 0 होता है। तो ये आ गया 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट। अब हम निकाल लेंगे डैनियल शेल विभव। डैनियल शेल, अब डैनियल शेल में आप जानते हो, देखो डैनियल शेल काफ़ी बार आप बना चुके हो, आपको याद भी है। डैनियल शेल में ये तो जिंक होता है, ये क्या होता है? जिंक। और इधर किसका विलयन बना रहता है? ZnSO4। ये कैथोड किसका होता है? कॉपर का। और इसमें क्या भरा होता है? CuSO4। इनको जोड़ देते हैं, और इसमें क्या लगा देते हैं? लवण सेतु। अच्छा, ये कौन सा हो गया? कैथोड। यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं ये कैथोड, और ये एनोड। अच्छा, ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो इस डैनियल शेल के लिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अच्छा, ये किसका है? कॉपर का। तो कॉपर वाले का ने कितना निकाला था? 0.34 वोल्ट। माइनस में अब ये है ई लेफ्ट। लेफ्ट जिंक का है, और जिंक का कितना निकाला था? जिंक का हमने निकाला था -0.76। तो ये पहले माइनस है, और कोष्टक में लिख दिया इसको। कोष्टक खोलेंगे तो ये हो गया प्लस को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट। एक इसको हमेशा याद भी रखना, डैनियल शेल का विद्युत वाहक बल या शेल विभव कितना है? 1.1। 3 याद किए हमने। एक तो कॉपर का आप लोगों ने पहले याद कर रखा है। कॉपर का कितना था? 0.34 प्लस 0.34, और जिंक का कितना है? -0.76 और अब एक और जोड़ लो। ये किसका हो गया? 1.1 डैनियल शेल का। तो डैनियल शेल का कितना हो गया? 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट। ये आप तैयार कर लोगे, और कल पहले से ही नेनशट समीकरण 2-3 रीडिंग तैयार करके आ जाओगे। चर्चा करेंगे किसी शेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना। शेल का विद्युतवाहक बल हम विभव मापी से करते हैं, और इस शेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें एक सहायक शेल के तौर पर मानक वेस्टर्न शेल की आवश्यकता होती है। तो आज मानक वेस्टर्न शेल पर चर्चा करते हैं। मानक वेस्टर्न शेल को हम प्रयोग करते हैं किसी भी अज्ञात शेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए। तो ये मानक वेस्टर्न शेल क्या है? मानक वेस्टर्न शेल की क्या विशेषता है? तो देखो, सबसे पहले मानक वेस्टर्न शेल के गुण। कौन सा गुण है? सबसे पहला जो गुण है, मानक शेल एक स्थिर तथा पुनरुत्पादकीय विद्युतवाहक बल दे सके। मतलब मानक शेल का जो विद्युतवाहक बल है वो स्थिर हो तथा पुनरुत्पादकीय विद्युतवाहक बल दे सके। मतलब इसका स्थिर विद्युतवाहक बल क्या हो? स्थिर हो। दूसरा देखो, शेल पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय हो। और तीसरा है शेल का ताप गुणांक बहुत कम हो। ये मानक वेस्टर्न शेल की विशेषताएं होती हैं। और किसी भी शेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए हम जो मानक वेस्टर्न शेल लेते हैं वो कैडमियम का बना हुआ होता है, तो इसे कैडमियम मानक वेस्टर्न शेल भी कहते हैं।
अब आप ये देखें, ये एक मानक वेस्टर्न सेल का चित्र है। मानक वेस्टर्न सेल में क्या होता है? मानक वेस्टर्न सेल में एच आकृति का कांच का एक पात्र होता है और इस कांच के पात्र में नीचे दाईं ओर प्लेटिनम तथा बाईं ओर भी प्लेटिनम का तार होता है। दाईं ओर हम इसमें कैडमियम और Hg का अम्लगम भरते हैं। अच्छा, इसके ऊपर CdSO4 8/3H2O तथा CdSO4 का संतृप्त विलयन भरा जाता है। और ये दाईं ओर की जो कांच की जो है परत नली है, ये एनोड का काम करती है। किसका काम करती है? एनोड का। अब आ जाओ बाईं ओर। बाईं ओर हम पहले भरते हैं Hg और फिर Hg2SO4, फिर KdSO4 8/3H2O और इसमें भी कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन भरा रहता है। अच्छा, दाईं ओर का जो भाग है वो एनोड कहलाता है, बाईं ओर का भाग कैथोड कहलाता है। अब देखो एनोड पर अभिक्रिया, हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और यह इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो कैडमियम ठोस ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैडमियम +2 बढ़ जाएगा। अच्छा, अब कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ये HgSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लेगा 2HgSO4। यदि हम सेल की संपूर्ण विक्रिया करेंगे तो इनका योग कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट देंगे और सेल की विक्रिया क्या हो जाएगी? CdS HgSO4, ये Cd+2SO4 2Hg। अच्छा, ये Hg2 है, समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ भी Hg2 आ जाएगा समीकरण। अच्छा, इस तरह का जो सेल बना वो कौन सा सेल होता है? मानक वेस्टर्न सेल। और ये किसका होता है? कैडमियम का। इस सेल की विशेषता देखो, इस सेल का 298 केल्विन ताप पर विद्युतवाहक बल होता है 1.0183 वोल्ट तथा ताप गुणांक बहुत कम होता है 0.0005 वोल्ट, जो कि अत्यंत कम है। और इस सेल का विद्युतवाहक बल स्थिर रहता है। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मानक वेस्टर्न सेल। मानक वेस्टर्न सेल चित्र सहित आप वर्णन करोगे। इसमें क्या याद रखोगे? एक तो चित्र याद कर लो और एक आप याद कर लो एनोड अभिक्रिया, एक कैथोड अभिक्रिया, और विद्युतवाहक बल ये पूरा आप घर से करके लेके आएंगे।